प्यारे बच्चों, तो आज हम कक्षा नवम के किसी किताब के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जो कि प्रेमचंद जी ने लिखा है, जो हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार रहे हैं, कथाकार रहे हैं। इनका हिंदी साहित्य जगत में अनूठा नाम है। इनकी आज हम रचना पढ़ेंगे, दो बैलों की कथा, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का गद्यांश में पहला पाठ है। तो उससे पहले मैं आपको प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। हमारे प्रेमचंद जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि एक महान साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं की हैं, जिनका समाज में, समाज के उत्थान में, समाज में जनचेतना का काम जो वो किया है। तो प्रेमचंद जी का जन्म 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम, जो मूल नाम था, वो धनपत राय था। बाद में इनको प्रेमचंद जी के नाम से जाना गया हिंदी साहित्य जगत में। जहाँ तक प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में बात है, तो इनका जीवन अभावों में, कष्टों में, संघर्ष में व्यतीत हुआ। एक साधारण से कर्मठ, मेहनती और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। आपको इसके अलावा भी इनकी कई और रचनाएं आगे पढ़ने को मिलेंगी, या आपने पहले भी पढ़ी होंगी। तो इनका जीवन एक आदर्श जीवन रहा है, क्योंकि इनका जन्म उस समय में हुआ है जब भारत देश जो था वो गुलाम था, पराधीन था। ऐसे भी हम समूचे भारत की बात करें तो उन दिनों भारत जो था वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। तो उस समकालीन में जो लोग पैदा हुए हैं, वो बहुत ही संघर्ष करने वाले, मेहनती, उदारवादी और आदर्श दृष्टिकोण के व्यक्तित्व रहे हैं। तो हमारे प्रेमचंद जी भी अछूते नहीं रहे, और इन्होंने भी अपने जीवन में संघर्ष किया। परिवार जो था वह अति दयनीय स्थिति में था, अभावग्रस्त था, कोई बड़े सुख सुविधाएं इनके पास नहीं थीं, परंतु फिर भी इन्होंने जीवन यापन किया और जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाया। और इन्हीं अभावों के कारण इनकी पढ़ाई जो है वो बड़ी सुखमय ढंग से नहीं चल सकी और संघर्षों में ही रही, परंतु फिर भी इन्होंने बीए तक की, स्नातक तक की उपाधि जो है वो प्राप्त की, और उसके बाद शिक्षा विभाग में नौकरी करना शुरू कर दिया। परंतु उन दिनों, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमारा देश पराधीन था, अंग्रेज़ों के गुलाम था। तो उस समय हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई थी, और वो श्रेय हमारे देश की उस महान वीरांगना दुर्गा स्वरूप माँ लक्ष्मीबाई को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले सन 1857 में वो आज़ादी का बिगुल जो था वो बजाया था। तो उसी कड़ी में महात्मा गांधी जी आगे आए, सुभाष चंद्र बोस जी आगे आए, भगत सिंह जी आए, अनेकों स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी तुलना हम किसी दूसरे से नहीं कर सकते हैं। वो भारत माता के रत्न ऐसे हैं, जो उस माला रूपी के मोती के रत्न ऐसे हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, एक से बढ़कर एक थे। तो महात्मा गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन चलाया। जब प्रेमचंद जी ने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की थी और नौकरी कर रहे थे शिक्षा विभाग में, तो उन्हीं दिनों, उसी के बीच में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। हम अंग्रेजों को कोई सहयोग उनके कार्यकलाप में नहीं करेंगे, क्योंकि देश हमारा है। तो प्रेमचंद जी भी उनसे प्रभावित हो गए और उन्होंने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी, और इस कारण जो था वो मूल रूप से अपने वास्तविक जीवन में प्रेमचंद जी आगे, और उन्होंने लेखन कार्य को आगे बढ़ा दिया। तो पूर्ण रूप से वो समर्पित हो गए लेखन के लिए, और उस लेखन में उन्होंने अनेक रचनाएं की। और दुर्भाग्यवश सन 1936 ईस्वी को इनका जो है वो देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गए, मृत्यु हो गई। तो प्रेमचंद जी की कहानियां हैं मानसरोवर,
जो कि 8 भागों में विभक्त है, संकलित है, और जिसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान, ये ऐसे इनके लेख हैं जिनके ऊपर अनेक प्रकार के चलचित्र, धारावाहिक भी प्रसारित हुए हैं और समय समय पर ये होते रहे हैं। तो इन्होंने इसके बाद कई और भी पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें प्रमुख हैं हंस, जागरण और माधुरी। तो जैसा हम जानते हैं कि और समझते हैं और देख रहे हैं कि इनका साहित्यिक जीवन जो है वो बड़ा उच्च कोटि का और उदारवादी रहा है। इन्होंने समाज के हर एक शोषित वर्ग के लिए जो वो आवाज़ बुलंद की है, चाहे वो फिर समाज का कोई भी अंग हो, हर एक दुर्दशा के ऊपर इन्होंने लिखा है। चाहे किसानों का शोषित जीवन हो, चाहे समाज में स्त्रियों का दुर्दशा हो, चाहे मजदूरों की दयनीय स्थिति हो, चाहे दलित वर्ग का शोषण हो, हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए इनकी रचनाओं में एक दर्द उमड़ता है, एक प्रेरणा हमें मिलती है। तो इस यहाँ से हमें पता चलता है कि जिस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी, हमारे प्रेमचंद जी का जीवन है, वो किस तरह हर वर्ग के लिए समर्पित रहा है, और उन्होंने हर वर्ग के लिए जो वो अपनी रचनाओं में समाज में जन चेतना का कार्य जो वो किया है। तो आज हम जो कवि अपना पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है दो बैलों की कथा, जिसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने जहाँ एक ओर हमारे किसान के जीवन का वर्णन किया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जो है वो गुलामी की ओर, पराधीनता की ओर भी संकेत दिया है, वहीं मानवीय मूल्यों की ओर भी संकेत दिया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने पशुओं, जानवरों के व्यवहार के बारे में भी हमें बताया कि वो मूक भाषा रखते हुए भी, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए, अव्यक्त भाषा का प्रयोग करते हुए भी हमारी तरह संवेदना रखते हैं, हमारी तरह अपने मन में विचार रखते हैं। ये भले ही बात अलग है कि वो अपने मुख से बोल नहीं पाते हैं, परंतु फिर भी इशारों में या अपने जो शारीरिक बनावट है उसके द्वारा जो मूक भाषा में वो अपने प्रेम का, घृणा का जो वो प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ से हमें समाज की एक बड़ी चेतना का पता चलता है कि प्रेमचंद जी जो है वो किस प्रकार हमारे देहाती समाज से मिले हुए थे, और कितनी इनके अंदर वो चेतना थी, कितनी समझ थी। उन सब का उल्लेख जो है वो दो बैलों की कथा नामक पाठ में जो हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको इसकी जो रूपरेखा थी पाठ की वो आपको भेजी थी, आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत सारी बातों को आपको समझ में लाने का मौका मिला होगा, और आपने देखा होगा कि ये सारे का सारा पाठ जब हमारे व्यक्तिगत जीवन से, विशेषकर उन बच्चों से जो बच्चे जो हम अपने माता पिता के साथ गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम करते हैं, और विशेषकर उन लोगों के पास जिनके पास अपने कोई न कोई जानवर जिन्होंने पालतू बना रखा है, पाला हुआ है, चाहे वो गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, या दूसरे भी हमारे जो जीवन उपयोगी पशु हैं जो हमारे खेती बाड़ी के काम में आते हैं या इसमें आते हैं, जिनको हम बखूबी जान पाते हैं कि इनका व्यवहार जो हमारे प्रति किस प्रकार का रहता है। तो ये जो हम दो बैलों की कथा पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रेमचंद जी का एक कृषि समाज और पशुओं के भावात्मक जो एक संबंध है उसका हमें यहाँ वर्णन देखने को मिलता है। तो आज हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा संक्षिप्त सा प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन के बारे में और इस पाठ से जुड़ी सारांश के रूप में जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताई। तो अभी हम आगे जो है वो फिर इसको पढ़ते हैं पाठ।